अभी हमारे साथ गणेश गोदियाल है जो कि लगातार यहाँ गांव-गांव जाकर अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। सर, पहले तो आपका दैनिक उत्तराखंड में स्वागत है। धन्यवाद। लगातार जनता के बीच में है, क्या रुझान देखने को मिल रहा है सर? बहुत अच्छे रुझान है। मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि जैसे बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान लोगों का प्रतिसाद देखने को मिल रहा था, उसी तरह का यहाँ पर भी लोगों में हमारे कैंडिडेट के प्रति और पार्टी के प्रति और खास करके भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ जो आक्रोश है उसका मिला जुला प्रतिफल होगा कि हम यहाँ बहुत सहज स्थिति में इस चुनाव को जीतेंगे। कौन से वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? हमारे स्थानीय मुद्दों से लेकर और राज्य स्तरीय मुद्दे हैं जी। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सिर्फ केदारनाथ विधानसभा में सरकार की गलत नीतियों के कारण लोग उसका प्रतिफल जो है वो भोग रहे हैं, मुश्किलों में है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि जो राज्य स्तरीय मुद्दे हैं और उसमें चूंकि राज्य के अंतर्गत केदारनाथ विधानसभा भी निहित है, इसलिए वो भी उन्हें तकलीफ झेलनी पड़ी है। वो मुद्दे हैं, मैं उदाहरण के लिए अगर कहूं तो राज्य स्तरीय ये मुद्दे हैं कि जिस प्रकार से बेरोजगारी पूरे उत्तराखंड में है तो केदारनाथ उससे अछूता नहीं है। महंगाई पूरे राज्य में है, उससे केदारनाथ अछूता नहीं है। जो नौकरियों को बेचने का कारोबार मंत्री कर रहे हैं, उससे केदारनाथ के युवा, पूरे प्रदेश के युवाओं के साथ जो भेदभाव हुआ उसमें केदारनाथ के युवा अछूते नहीं है। जो पेपर लीक होकर बच्चों की आकांक्षा पर पानी फिरा, उम्मीदों पर पानी फिरा, उससे केदारनाथ के हमारे छात्र और परीक्षार्थी अछूते नहीं है। केदार शिला ले जाकर दिल्ली में केदारनाथ धाम बनाए जाना, ये कुत्सित प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया, इसको केदारनाथ की जनता माफ नहीं करेगी। इसी प्रकार यात्रा सीजन में आपने देखा कि किस प्रकार से अव्यवस्थित यात्रा को जानबूझकर किया गया, वो लोगों के जहन से उतरा नहीं है। तो मैं समझता हूं कि लोग इन सब चीजों को जानते हैं, ये हमारे मुद्दे हैं। भू कानून का मुद्दा आज अगर कहीं पूरा उत्तराखंड इसमें आंदोलित है तो उसकी शुरुआत ही मनोज रावत के उस भाषण से होती है जो मनोज रावत जी ने विधानसभा में जो अमेंडमेंट हो रहा था एक्ट में और शिथिल किया जा रहा था नियमों को, उसके खिलाफ जो उन्होंने कहा था, उनके उस भाषण से ही आंदोलन का जन्म हुआ। तो ये सब मुद्दे हैं, एक काबिल व्यक्ति लोगों के सामने है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं, उनका केदारनाथ के मुद्दों पर, राज्य के मुद्दों पर, विभिन्न पदों पर रहते हुए भी और प्रभावशाली पदों पर रहते हुए भी सरकार जो जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी उन्होंने कभी न तो क्षेत्र की आवाज उठाई, न किसी हमारे क्षेत्र का कोई व्यक्ति अगर प्रताड़ित हुआ तो उसकी आवाज उठाई। तो ये दो बातें हैं और ये तमाम मुद्दों को देखकर मैं समझता हूं कि तटस्थ भाव से जो व्यक्ति वोट देगा निश्चित रूप में वो मनोज रावत कांग्रेस कैंडिडेट जो हैं उनको वोट देगा। अच्छा सर, पहले बार ऐसा देखा जा रहा है कि जो दिवंगत विधायक है उनके परिजनों को टिकट न देकर दूसरे उम्मीदवार को टिकट दिया गया और अब वो एक मंच पर है बीजेपी के। क्या लग रहा है, इससे भी कुछ फर्क पड़ेगा सर? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है। जिस प्रकार से केदारनाथ चुनाव के पहले बद्रीनाथ चुनाव हुआ और वो कांग्रेस पार्टी के एक सशक्त नेता को अपने साथ मिलाए उन्होंने, फिर उनको टिकट दिया और जिस प्रकार वहां मुंह की खाई, तो ऐसा होता है ना कि जब कोई बाड़े से बाहर निकलने की कोशिश करता है और नजरें स्पष्ट न हो तो जल्दी से इस दीवार पे टकराया और फिर उसके विपरीत गया तो दूसरी दीवार पे टकराया। तो वही स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है। बद्रीनाथ में उन्होंने इस तरह का प्रयास किया, अब केदारनाथ में वो इस बात से डर महसूस कर रहे हैं कि शैला रानी जी की जो पृष्ठभूमि थी वो कांग्रेस की पृष्ठभूमि थी, तो उनकी बेटी को टिकट देने का मतलब यह है कि कहीं फिर मुंह की ना खाएं। तो उन्होंने शैला रानी जी के बेटी पर विश्वास नहीं किया और इस अविश्वास के चलते वो फिर मुंह की खाएंगे। भाई, शैला जी ने जिस समर्पण के भाव से भारतीय जनता पार्टी में स्वयं को शामिल किया और उसके बाद जीत भी दर्ज की और उसके बाद उनके परिजनों पर, उनके दिवंगत होने के बाद उनके परिजनों पर अविश्वास करना, ये तो निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ेगा। यानी कि फायदा मिलेगा कांग्रेस को टिकट मिलेगा। देखिए, हम ये नहीं कहना चाहते कि हम ये कहने के हकदार भी नहीं हम कि उनको टिकट देने की वजह से कांग्रेस को फायदा होगा, ऐसा हम नहीं कहना चाहते। लेकिन उनके साथ निश्चित रूप में अन्याय हुआ। भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी रही है कि जो मृतक, अगर दिवंगत कोई विधायक हो जाता है तो दिवंगत विधायक के परिजनों को टिकट दिया। ये सरेआम आज तक का उनका रिकॉर्ड आप देख लीजिए। प्रकाश पंत को देख लीजिए, जो बागेश्वर में क्या उनका नाम चंदन जी थे,
उनका परिवार देख लीजिए, यहाँ थराली का देख लीजिए, तो सब जगह यही उनका रिकॉर्ड रहा है। एक सिर्फ एक्सेप्शन केदारनाथ विधानसभा में शैला जी हुई, और शैला जी के केस में उन्होंने उनकी बेटी पर विश्वास नहीं किया, ये हमारा कहना है। हम यहीं तक सीमित हैं। फायदा नुकसान ये जनता के हाथ में है कि वो किसको फायदा देती, किसको नुकसान करती है। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब यहाँ आए थे, अनुसूचित जाति के सम्मेलन में वो पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस भ्रमित कर रही है जनता को। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमने केदारनाथ को लेकर जनता को भ्रमित किया, दूसरी तरफ आपने भी तो बद्रीनाथ धाम भाई मैं तो अभी मैंने कल सुना, मैं पहले तो उनका आभारी हूं कि उन्होंने इस नाचीज का नाम लेकर मेरा नाम लेकर इस पूरे इलाके में एक रोशनी पैदा कर दी, जगमगाहट पैदा कर दी। लोगों को ये लग गया कि भाई मुख्यमंत्री जिस व्यक्ति का नाम ले रहा है, तो लोग मुझे कल से दोबारा यूट्यूब पर और उस पर सर्च करने लगे हैं। अच्छी बात है, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैं ये मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर गया, और मैंने गंगा जल हाथ में लेके कहा कि मैं जो कहूंगा सत्य कहूंगा, गंगा को साक्षी मानकर सत्य कह रहा हूं कि भाई मेरा तो कोई रोल नहीं है। मुख्यमंत्री जी प्रमाण लाए, हम तो, मुझे आमंत्रण किया गया था लेकिन मैं नहीं गया। मैंने कहा बिल्कुल मैं इस बात में विश्वास नहीं रखता कि बद्रीनाथ मंदिर कहीं भी बने, मैं नहीं गया। मुख्यमंत्री, वो भी उनका कहना है कि हरीश रावत गए, हरीश रावत जी भी नहीं गए शिलान्यास में। हरीश रावत जी बाद में किसी कार्यक्रम में, वहां जब वो बन गया था, मुख्य रूप से वो कम्युनिटी हॉल है, उस कम्युनिटी हॉल में किसी कार्यक्रम में गए थे, तो वो अलग बात है। दूसरा फर्क ये है दोनों में कि धामी जी ने जो प्रयास किया वो केदारनाथ धाम दिल्ली बनाने का प्रयास किया, और वहां जो बना होगा वो बद्री मंदिर बना है। तो ये दोनों, और किसी अन्य ने बनाया, उसमें उस समय की सरकार का या बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी का या गणेश गोदियाल के न तो पद के रूप में, न प्रतिष्ठा के रूप में, न संसाधन के रूप में, न सरकारी रूप में, न निजी रूप में कोई योगदान नहीं है। सरकार इसको साबित कर दे, ठीक है। तो मैंने गंगा जल हाथ में लेकर ये बात कही, और मैंने कहा मुख्यमंत्री जी भी गंगा जल हाथ में लेकर ये बात कहें कि केदारनाथ धाम बनाने में वो वहां शामिल नहीं थे। केदारनाथ धाम के उसमें शिलान्यास के अवसर पर वो बद्रीनाथ कमेटी के द्वारा उन्होंने केदार शिला नहीं मंगवाई, ये बोले, वो गंगा जल हाथ में लेके बोले। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है ना। तो मैंने कहा मुख्यमंत्री जी झूठ बोलकर इस चुनाव को हथियाना चाहते हैं, और ये उनकी परंपरा रही है अतीत से लेकर। भारतीय जनता पार्टी करती है ऐसा है कि एंड टाइम पे झूठ बोलो, और झूठ बोलकर 2 ही दिन तो झूठ बोलना है, लोगों को 2 ही दिन के लिए तो ठगना है, बाद में तो इन्होंने राज करना है, इस मकसद से वो झूठ बोल रहे हैं। तो इन बातों को लेकर किस तरीके से आप जनता के बीच में आप जाएंगे? जो मैं आपसे कह रहा हूं इसी तरह से मैं जनता के बीच जा रहा हूं। मेरा जनता के बीच कोई अलग स्टाइल या अलग वक्तव्य नहीं है, और आपके सामने कोई अलग नहीं है। जो आपके सामने इस कैमरे में है वही ये वक्तव्य जनता के सामने है। और निश्चित रूप में देखिए, सत्य के साथ कही हुई बातें सामने वालों पर, सुनने वालों पर मंत्रों के समान असर करती हैं। मैंने सत्य के साथ यही बातें बद्रीनाथ में कही, और हम सत्य के साथ जो बातें मैं कह रहा हूं उन्हीं बातों को सत्य के साथ केदारनाथ की जनता के सामने रखूंगा। और मेरा मानना है कि यहां भी हमारी बातें मंत्रों के समान असर करेंगी। आपकी लड़ाई सर प्रत्याशी से है या सरकार से? क्योंकि पहली बार ऐसा भी देखा जा रहा है कि सरकार से ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है। मेरी कोई लड़ाई नहीं, मैं वकील हूँ। मैं वकील हूं जनता का, जनता को जनता की बातें बता रहा हूं। और सरकार मेरे नजर में इस पूरे अदालत में सरकार आरोपी है। सरकार को उन आरोपों जो हम लगा रहे हैं उन आरोपों का जवाब देना चाहिए। मैं जनता की ओर से वकील हूं, और फैसला जनता को करना है, फिर जनता फैसला करेगी। तो मेरा किसी से मेरी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई केदारनाथ वर्सेस धामी है। ये लड़ाई केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की, निवासियों की धामी से है, क्योंकि नुकसान धामी जी ने किया है। हमारी प्रतिष्ठा का नुकसान किया, हमारी आध्यात्मिक मान्यताओं का नुकसान किया, हमारी आध्यात्मिक संपदाओं का नुकसान किया, हमारी आजीविका का नुकसान किया, हमारे भविष्य की संभावनाओं का नुकसान किया। तो जिस व्यक्ति ने नुकसान किया, हमारी लड़ाई, इस विधानसभा क्षेत्र की लड़ाई उनसे है। कोई प्रत्याशियों की लड़ाई नहीं है, न गणेश गोदियाल की किसी से लड़ाई है, न हमारी किसी से निजी मतभेद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये लड़ाई, चूंकि हम जानते हैं कि इस सरकार के इन कृत्यों से केदारनाथ विधानसभा का और उत्तराखंड का नुकसान हो रहा है, इसलिए हम एक राजनीतिक दल में होते हुए इस बात से चुप नहीं बैठ सकते। चुनाव तो आज हो रहा है। मैं तो उस दिन चला गया था वहां, उस दिन मैंने विरोध कर दिया था केदारनाथ धाम का, जिस दिन ये भी हमें पता नहीं चला था कि शैला जी का देहांत हो गया। ये उसी दिन की बात है। तब तक मुझे ये पता नहीं चला था कि शैला जी का देहांत हो गया। हमने ये पहले सुना कि केदारनाथ धाम ट्रस्ट
के नाम से दिल्ली में एक धाम बन रहा है और केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति बन रही है, केदार शिला वहां ले जाई गई है, मुख्यमंत्री ने उसका शिलान्यास किया। हमने जब ये देखा सोशल मीडिया में फोटो वीडियो सब देखे, तब जाके मैंने अपने गांव के मंदिर में उसी दिन निर्णय किया कि मैंने 1 घंटे का वहां मौन रखा। तो वो चुनाव से कुछ इसका लेना देना नहीं है। इस बात का लेना देना चुनाव तक इतना है कि ये जो कुकृत्य सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने किए, वो आज इस चुनाव में जनता के सामने बताने हैं। और चुनाव तो ऐसा होता है कि व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है उसका तो रहा, बाप दादा परदादा ने जो किया होता है वो भी सामने आ जाता है। तो वो सब आना चाहिए। और कोई बुराई नहीं है कि मुख्यमंत्री जी ने हमारे बारे में जो कुछ भी उनके मन में है वो सब सामने लाए। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ एक आरोप और लगाया कि गणेश गोदियाल मंदिर के अंदर जूते पहन कर गए। मैं मुख्यमंत्री जी को और इस प्रदेश की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2013 में आपदा के दौरान राहत कार्यों के लिए किसी के मन में ये नहीं रहता है कि वो पूजा के मंदिर में जा रहा है। जहां हमने 100 खींच के बाहर किए, वहां बिना जूते के आदमी कोई नहीं था, पुलिस वाले भी जूतों में थे, मैं भी था, सभी लोग थे, सब जितने गए। 16 दिन तक हमने मंदिर की सफाई की, 16 दिन तक। तो जिन वर्करों ने सफाई की, हमने सफाई की, सब ऐसा थोड़ी था। कुछ लोगों ने बाद में जो है, जब ये बात उस समय एक पत्रकार ने मुझे ट्रैप किया था और वो भी गोदी मीडिया के लोग थे जिन्होंने ये बात कही, औरों का नहीं दिखाया उन्होंने, गणेश गोदियाल का दिखाया, जबकि सभी लोग उस स्थिति में थे, पर वो पूजा के लिए नहीं थे। मैं धामी जी को ये कहना चाहता हूं कि बात अगर निकलेगी तो आगे तक जाएगी। शुक्रिया है आपका कि आपने जूते की याद दिलाई और लोगों को ये याद आ गया कि पूजा करने के समय और मंदिर की परिक्रमा करने के समय जूता पहनकर कौन कर रहा था। ये धामी जी जहां मैं आज गया था अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर, वहां आकर ये कहें कि उनके साथ जूता पहनकर पूजा कौन कर रहा था मंदिर के अंदर और परिक्रमा जूता पहनकर कौन कर रहा था। ये नहीं कह सकते धामी जी कि जिन्होंने जूते पहनकर पूजा की वो कपड़े के जूते थे, ये नहीं कह सकते। और गणेश गोदियाल के जूते कैनवास के थे। क्या होता है आजकल ये स्पोर्ट्स शूज किस बात के थे, कपड़ा ही तो होता है भी। तो गणेश गोदियाल के ये नहीं कहा जा सकता, जूते जूते होते हैं, वो कपड़े के हों चाहे वो कैनवास के हों। तो उनका तर्क ये था पिछली बार जब इस बात पर बड़ी प्रतिक्रिया हुई थी कि जूते पहनकर एक बड़े, मैं नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन बड़े लोगों ने जूते पहनकर वहां पूजा की और मंदिर की परिक्रमा की। वो उनका एक तर्क था कि वो कपड़े के थे। तो बात कपड़े की नहीं है, बात मेरे भी कपड़े के ही थे और मैं वो कर रहा था, क्या राहत के कार्यों में था। उस समय केदारनाथ में कोई रहने के लिए तैयार नहीं था, सबों के साथ रहते थे हम। बॉडीज मतलब अगल बगल बॉडीज पड़ी होती थी, अगर रात को बाहर आना है तो किसी न किसी बॉडी पे पैर लगता था, ऐसी स्थितियां थी। तो ऐसे में ये आरोप उनका निराधार है, जनता को बरगलाने वाला है। और ठीक है, मैं तो इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कर रहा हूं कि मैंने किन परिस्थितियों में जूते पहने थे। मैंने कभी उद्धृत नहीं किया, लेकिन मैं वो सौभाग्यशाली स्वयं को समझता हूं कि गृह गर्भ में जब आपदा के बाद पूजा बंद हुई तो मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने पूजा शुरू की। 2 दिन की पूजा बाधित होने के बाद जो तीसरे दिन पूजा की शुरुआत की और जो अब तक निरंतर चली आ रही है, उस पूजा की शुरुआत करने का जो मौका मिला, जो सौभाग्य मिला, वो इस गणेश गोदियाल को मिला और उसके प्रमाण भी मेरे पास है। मैं इस बात से उसको प्रचारित नहीं करता और उसमें भी देखा जा सकता है कि मैंने जूते पहने कि नहीं पहने। अगर मुख्यमंत्री जी किसी दिन मुझे बुला दें, मंच पे बुला दें, मैं मुख्यमंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात के निराकरण के लिए एक दिन कृपया वो अपने मंच पे मुझे बुला दें। वो मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे मंच पे शायद ना आए, बड़ा दिल होता तो जरूर आते, लेकिन शायद ना आए, वो इतनी हिम्मत उनमें नहीं है कि वो हमारे मंच पर आए। लेकिन मैं उनके मंच पर आने को तैयार हूं और अपने उन प्रमाणों के साथ आने को तैयार हूं कि मैं जब पूजा बाधित होने के बाद मैं अंदर पूजा करने गया तो मेरे पैर में जूते थे या नहीं थे। हाँ, राहत कार्य के दौरान थे। हमने बॉडी खींची। मैं नहीं उन बातों को कहना चाहता क्योंकि उससे कहीं ना कहीं हमारा नुकसान होता है, मतलब मान्यताओं का, आस्था का नुकसान होता है। दुनिया भर के कांच, लेदर बैग, जूते, चप्पल, मलबा सब पड़ा हुआ था। मैं गर्भगृह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभा मंडप की बात कर रहा हूं। हाँ, गर्भगृह में सिर्फ लीदा था। लीदा मतलब मिट्टी, गीली मिट्टी, वो था जिसमें कि जो शिवलिंग है वो आधा तक, मतलब पूरा वो भरा हुआ था, गीली मिट्टी भरी हुई थी। तो उसको हमने हाथों से साफ किया। हमने
लकड़ी के पट्टे रखे, पूजा जब मैंने की हमने लकड़ी के पट्टे रखे क्योंकि उसमें पैर धंस रहे थे। लकड़ी के पट्टे रखे, उस लकड़ी के पट्टे पे बैठे और तब जाके हमने पूजा की। और मेरे वहां से जब मैं निकला 2-3 दिन जब तक मैंने की, उसके बाद एक लड़का था नेगी, वहां का लोकल लड़का था, मैं उसको दायित्व सौंप के आया कि जब तक कि ये हम इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में जो मंदिर समिति के लोग वापस नहीं आए, क्योंकि सब लोग डर गए थे, जब तक वापस नहीं आ जाते तब तक इस पूजा का काम तुम करोगे। मैंने उसको काम दिया। तो आज धामी जी को बोलना बहुत आसान है, ये लोग भाग्य से किसी दूसरे की करतूतों पर आज इनको मौका मिला है और ये कोई मंत्री बन गए, कोई मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन ये उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते जो लोग संघर्ष से ऊपर आए हैं। इनका मुकाबला नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो एक मंच पर आए, बहस करें हमसे। मेरी बात सुनिए, गमलों में उगे हुए पौधे जंगल में उगे हुए बांज के पेड़ से मुकाबला नहीं कर सकते। बांज के पेड़ की सहनशक्ति अलग है और गमले में उगे हुए पौधों की सहनशक्ति अलग है। इसलिए खुले मंच पर आए, मुझे बुला दें, मैं उनसे बहस के लिए तैयार हूं कि इसने क्या किया। यानी कि बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ में जनता आशीर्वाद दे रही है। निश्चित रूप में मेरा विश्वास है, मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि केदारनाथ विधानसभा के सम्मानित मतदाता इसमें अच्छाई और बुराई की परख करके सभी बंधनों से मुक्त होकर, बंधन बहुत तरह के होते हैं, सरकार इस समय बंधनों में इस तरह बांधना चाहती है कि जैसे पैसे देकर गौचर से भीड़ मंगाई, चकोली से भीड़ मंगाई, नंदप्रयाग से भीड़ मंगाई कल, तो ये बंधन है पैसों के, ये संसाधनों के बंधन है। तो मैं केदारनाथ की महान जनता से ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम भी भाई ये जो भटक रहे हैं ना, हम इसलिए भटक रहे हैं कि हमारे भविष्य की संभावनाएं खत्म ना हो, क्षेत्र की राजनीतिक रूप में हमारी भी और बाकी रूपों में, मतलब अच्छे भविष्य के दृष्टिगत क्षेत्र की भी भविष्य की संभावनाएं खत्म ना हो, इसलिए संघर्ष जारी है। तो इसलिए मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, केदारनाथ विधानसभा के सम्मानित मतदाताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के इन तथाकथित भौतिक बंधनों से मुक्त होकर एक मुश्त मनोज रावत जी को कांग्रेस के हाथ के निशान पर आप बटन दबाकर हमें आशीर्वाद दीजिएगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि गोदियाल जी, बहुत से लोगों ने कहा मुझे अभी केदारनाथ विधानसभा में कि गोदियाल जी हम लोकसभा में आपको नहीं समझ पाए, ये बहुत से लोगों ने कहा मुझे। अगर आज की बात होती तो हम आपको वोट देते, बीजेपी के बहुत से लोग कहते हैं। मेरा उन सबसे निवेदन है, इस समय मनोज रावत जी को वोट दे दीजिएगा और मैं समझूंगा कि आपने मुझे ही वोट दिया। धन्यवाद। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये था हमारे साथ गणेश गोदियाल।